नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम आज हिंदी साहित्य की कालजयी रचनाकार इस श्रृंखला के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास की काव्य भाषा पर चर्चा करेंगे। साहित्यकार का सबसे बड़ा उपकरण उसकी भाषा ही रहती है। जो वे भाव हैं, जो वे अमूर्त रूप में उसके भीतर विद्यमान है, उसके अंतः सृजन प्रक्रिया है, वे भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि कवि की काव्य भाषा जिसमें वो रचना करता है, क्या वे सामान्य बोलचाल की भाषा होती है? उससे भिन्न है तो किस रूप में भिन्न होती है? हम काव्य भाषा को और सामान्य भाषा में क्या अंतर करें? मूल रूप से भाषा के दो रूप ही माने जाते हैं। एक बोलचाल की भाषा जो बोली के रूप में हो सकती है, उपभाषा के रूप में हो सकती है, भाषा के रूप में हो सकती है, जिसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी काव्य भाषा होती है, काव्य की भाषा, जो बोलचाल की भाषा का ही मूल रूप से विकसित रूप होता है, जो रचनाकार की सृजन प्रक्रिया में समाहित होकर अपने स्वरूप को समृद्ध एवं परिवर्तित कर लेती है। भाषा वही है जो समाज में बोलचाल में प्रयोग की जा रही है, जो सामान्य व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है, पर कवि अपनी सृजनात्मकता के कारण, अपनी प्रतिभा के कारण उसके स्वरूप को समृद्ध और परिवर्तित कर लेता है विभिन्न भाषिक उपकरणों के माध्यम से। भाषा के विविध उपकरण होते हैं, शब्द, शब्द चयन, शब्द योजना, शब्द भंडार, प्रतीक, बिंब, मुहावरे, लोकोक्तियां, रीति, वृत्ति, जो काव्य शास्त्र में पूरे भाषा के उपकरण बताए गए। रचनाकार उनको भी केंद्र में रखता है, परंतु अपने भाव की अभिव्यक्ति के लिए वे अपनी प्रतिभा, अपनी मौलिकता का परिचय देते हुए, अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग करते हुए उसी भाषा में, उसी बोलचाल की भाषा में एक परिष्कृति ले आता है, उसमें एक ऐसा रूप ले आता है जो रचनात्मकता से युक्त होकर के एक विशिष्ट रूप धारण कर लेता है। कवि जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कोई बाहर से शब्द नहीं लिए जाते, कोई विशेष शब्द नहीं होते। बोलचाल की ही भाषा से शब्द ग्रहण करके कवि अपने भाव चित्रों को अपने बिंब विधान द्वारा उन्हें एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है, और वह विशिष्ट अर्थ सामान्य अर्थबोध से ऊपर उठकर कवि के अनुभव से संपृक्त होकर विशिष्ट साहित्यिक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए बोलचाल की भाषा से साहित्यिक भाषा में भिन्नता आ जाती है। मूल कारण उसके पीछे भाषिक विधान है, शिल्प विधान है, कवि की कल्पना शक्ति है, उसका बिंब विधान है, जो उसके भाव चित्रों को, उसकी भावात्मकता को, उसके भाव पक्ष को एक कलात्मक स्वरूप प्रदान कर देता है। काव्य भाषा मूलतः सर्जनात्मक भाषा होती है। कवि सदैव बने बनाए रास्तों पर नहीं चलता, वे स्वयं अपनी अभिव्यक्ति की विधि चुन लेता है। जो परंपरा से कवि प्रयोग कर रहे हैं उन्हीं को ही नहीं अपनाता चला जाता, वे तो मात्र अनुकरण हो जाएगा। उससे कवि की अपनी जो रचनात्मकता है, कवि की अपनी जो सहज प्रतिभा है, वह उभर कर नहीं आती है। कवि उन बने बनाए परंपरित रास्तों को छोड़ करके अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए ऐसे सृजनात्मक उपकरण अपनाता है, वे अपनी भाषा की अभिव्यक्ति की पद्धति स्वयं चयन करता है। तो ये जो चयन करना है, ये कवि के लिए महत्वपूर्ण होता है। काव्य भाषा बोलचाल की भाषा से अधिक व्यापक, व्यंजक, चमत्कारपूर्ण और प्रांजल होती है। उसमें प्रांजलता होती है, उसमें कौशल्य होता है, जो पाठक को भावाभिभूत कर लेता है,
पाठक को आकर्षित कर लेता है। तो उसकी व्यंजकता है वो सीधा अभिधा परक नहीं होती। कवि लाक्षणिक प्रयोग द्वारा, ध्वन्यात्मक प्रयोगों के द्वारा, व्यंजक शब्दों के द्वारा ऐसी चमत्कृति ले आता है कि पाठक का उसके साथ साधारणीकरण हो जाता है, एक तादात्म्य स्थापित हो जाता है। रचनाकार प्रतीकों, बिंबों, अलंकारों के आश्रय से भाषा की लाक्षणिक प्रकृति को जीवित कर देता है, उसे जीवंतता प्रदान कर देता है, जिसके कारण बोलचाल की भाषा से सृजनात्मक भाषा, जो साहित्यिक भाषा है, उसमें अंतर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि भाषा का स्वरूप, भाषा का आधार निरंतर परिवर्तित होता रहा है। भारत के संदर्भ में देखें तो मध्य काल से पूर्व, वैदिक काल से लेकर आज तक, आधुनिक काल तक हमारी भाषा विभिन्न रूप धारण करती रही है। वैदिक काल में वेद प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी, और उस समय लोक में लौकिक संस्कृत का प्रचार था। तो वैदिक संस्कृत के समकक्ष बोलचाल के रूप में लौकिक संस्कृत प्रचलित रही, और फिर वाल्मीकि, कालिदास, भारवी, भभूति आदि कवियों ने लौकिक संस्कृत को साहित्य की भाषा बनाया, तो बोलचाल में प्राकृत और फिर अपभ्रंश भाषा रही। तो साहित्यिक भाषा समय के साथ साथ धीरे धीरे रूढ़ होती चली जाती है। वे व्याकरण के नियमों में, शास्त्रीय नियमों में ऐसी बंध जाती है कि उसकी जीवंतता कहीं बाधित होने लगती है। तब कवि लोक से शब्दों को ग्रहण करते हैं, लोक प्रचलित भाषाओं को अभिव्यक्ति का आधार बनाते हैं, और यही स्थिति भारत में मध्यकाल में हुई। मध्यकाल में लोक में जो बोली जाने वाली भाषाएं थी, मैथिली, ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि, कवियों ने उनको अभिव्यक्ति का आधार बनाया, क्योंकि संस्कृत भाषा, प्राकृत अपभ्रंश भाषा साहित्यिक भाषाएं बन जाने के कारण फिर रूढ़ हो गई थी, उनकी जीवंतता कहीं बाधित हो गई थी। तो इसलिए मध्यकाल के कवियों ने लोक भाषाओं को, लोक प्रचलित भाषाओं को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया। सूफी कवि हुए कुतुबन, जिन्होंने मृगावती की रचना की। उन्होंने अपनी रचना मृगावती में तत्सम और देशज, जो आंचलिक शब्द है, दोनों का समन्वय करते हुए भाषा के व्यवहारिक रूप को काव्य के लिए आदर्श माना, कि भाषा वह नहीं होनी चाहिए साहित्य की जो सामान्य जन समझ ना सके, जो व्यवहार में प्रयोग ना ली जा सके। तो इसलिए वे तत्सम और देशज शब्दों का समन्वय करते हुए भाषा को एक नवीन रूप प्रदान करते हैं। इसलिए वे काव्य का आदर्श ही भाषा के व्यवहारिक रूप को मानते हुए कहते हैं, शास्त्रीय आखर बहु आए और देसी चुनी चुनी सब लाए, कि शास्त्र परंपरा से बहुत सारे शब्द थे, तत्सम शब्दों की भरमार थी, उन शब्दों को लिया, परंतु उसमें चुन चुन करके देसी शब्दों का भी समन्वय कर दिया। इसी तरह से सूफी कवि जायसी ने भी जब अवधी भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त किया, हालांकि जायसी से पूर्व मुल्ला दाऊद ने चांदायन में अवधी भाषा को अपनाया, फिर कुतुबन ने अपनाया, तो जायसी भी इसी तरह से अवधी भाषा, जो ठेठ अवधी की भाषा है, उसको साहित्य की भाषा अपनाते हैं। पर उस समय भाषा या भाखा कहा जाता था। ब्रज या अवधि इस तरह का विभाजन या इस तरह का नाम करके संबोधित नहीं किया जाता था। तो जायसी भी कहते हैं कि आदि अंत जसी कथा आहे, लिखी भाखा चौपाई कहे। भाखा शब्द आया कि जो पद्मावती की कथा, रत्नसेन और पद्मावती की कथा को आधार बना करके उन्होंने पद्मावत की रचना की थी, और उस कथा को उन्होंने चौपाई और दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किया। और किस भाषा में प्रस्तुत किया? भाखा शब्द वो कहते हैं। यह भाखा से अभिप्राय
उस समय की लोक प्रचलित लोक भाषा अवधी से था, क्योंकि सभी सूफी कवियों ने अवधी भाषा को ठेठ जो उस समय बोलचाल की भाषा थी उसको अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इसी तरह से संत कबीरदास, हम देखते हैं मध्यकाल कवियों का शास्त्रीयता के प्रति एक विरोध का भाव रहा, विद्रोह का भाव रहा। वे शास्त्रीयता की अपेक्षा लोक को महत्व देते हैं, जन कल्याण को महत्व देते हैं। तो जन कल्याण के सुख दुख को वे अपने भावों की अभिव्यक्ति का साधन बनाते हैं, और भाषा के रूप में भी जो शास्त्र से चली आ रही संस्कृत भाषा थी उस भाषा का भी विरोध करते हैं। संस्कृत भाषा क्योंकि उस समय रूढ़ हो चुकी थी, व्याकरण सम्मत होने के कारण उसमें इतनी जटिलता दुरूहता आ गई थी, और एक वर्ग विशेष ही उस भाषा को समझ पाता था। तो उस भाषा को जिसका विकास अवरुद्ध हो चुका था, कबीर उसे कूपजल कहते हैं, कुएं का पानी कहते हैं, और जो लोक भाषा है उसको बहता नीर कहते हैं। वे कहते हैं संस्कृत है कूपजल, भाखा नह बहता नीर। इसी तरह से तुलसीदास भी, वे भी यही कहते हैं कि बाखा बद कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जई होई। कि तुलसीदास भी भाषा में, भाषा अर्थात अवधि और ब्रज में साहित्य रचना करते हैं। तो पूरे मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में, भक्ति काल में ब्रज और अवधि भाषा साहित्य की भाषा रही। जो लोक में भाषा प्रचलित थी उसी लोक भाषा को साहित्य की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया गया। और फिर आगे चल करके उत्तर मध्य काल में, रीति काल में, तो ब्रज भाषा का ऐसा परिनिष्ठित, परिष्कृत, कलात्मक रूप प्रयोग किया गया। वहां भाषा के स्तर पर उसे साहित्यिक स्तर तो प्रदान किया ही गया, अनेक अपने कलात्मक कौशल दिखाने के लिए भाषा में चमत्कृति भी लाई गई, भाषा के नए नए उपकरणों का भी प्रयोग किया गया। केशवदास के परिवार में सब संस्कृतज्ञ थे, केशव स्वयं संस्कृतज्ञ थे, और उनके परिवार के तो जो सेवक थे, नौकर आदि थे, वे भी संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे। पर केशव संस्कृत में तो रचना करते ही हैं, ब्रज भाषा में भी साहित्य रचना करते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि भाखा बोली न जानही, जिनके कुल के दास, भाखा कवि भो मंदमती, तेहि कुल केशवदास। यद्यपि संस्कृत का वर्चस्व रहा, पंडित वर्ग संस्कृत भाषा को ही साहित्य की भाषा मानते थे, और लोक भाषा में ब्रज और अवधि में, मैथिली आदि में रचना करने वाले साहित्यकारों को वो निकृष्ट कोटि का मानते थे। इसीलिए वे अपने आप को केशव मंदमती भी कहते हैं, क्योंकि उनके परिवार में तो संस्कृत का ही वर्चस्व रहा, परंतु फिर भी वे ब्रज भाषा को अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं। परंतु उनकी ब्रज ठेठ ब्रज ना होकर के लोक बोली के स्तर से ऊपर उठ करके कलात्मक रूप, साहित्यिक रूप धारण कर लेती है, और उसमें एक अलग ही चमत्कृति दिखाई देती है। तो इस तरह से मध्यकाल में काव्य भाषा का रूप परिवर्तित होता है। हालांकि ये सब हिंदी के ही आज विभिन्न रूप माने जा रहे हैं। खड़ी बोली का प्रयोग 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में अमीर खुसरो करते हैं, परंतु उसका प्रयोग आगे नहीं बढ़ पाता है। वो आकर के भारतेंदु युग में खड़ी बोली को साहित्य की भाषा बनाया जाता है, जब गद्य का आता है। परंतु ब्रज और अवधि जो बोली के स्तर पर थी, उन दोनों भाषाओं को, उन दोनों को बोली के स्तर से उठा करके साहित्यिक भाषा का रूप प्रदान करने का श्रेय इन मध्यकालीन कवियों को जाता है। कबीरदास को, तुलसीदास को, सूरदास को, जायसी आदि कवियों को, जिन्होंने ब्रज और अवधि की जीवंतता, उसका लचीलापन, उसकी लोच, उसकी उदार प्रकृति, उसकी व्याकरणिक विशेषताओं आदि को
ध्यान में रखते हुए उसे भावाभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन स्वीकार किया। अब हम देखते हैं कि इन कवियों ने लोक भाषा को ही कविता का विषय क्यों बनाया, कविता का साधन क्यों बनाया। वे अपनी भावाभिव्यक्ति जो प्रचलित में आ रही थी, प्राकृत अपभ्रंश भाषा, उसमें भी कर सकते थे, संस्कृत में भी कर सकते थे, पर पूरे मध्यकाल में एक भाषिक चेतना जागृत होती है भक्ति आंदोलन के रूप में। भक्ति आंदोलन समाज में रूढ़ियों के विरुद्ध, समाज में जो भी रूढ़ परंपराएं थी, जड़ परंपराएं थी, उनके विरोध में आकर के उद्वेलित हुआ, जनता को उद्वेलित भी करता है। तो साहित्य के स्तर पर, सामाजिक रूढ़ियों के स्तर पर, धर्म के स्तर पर भक्ति आंदोलन एक नवीन ऊर्जा, नवीन चेतना लेकर के प्रस्तुत होता है। और यही भक्ति आंदोलन एक नवीन भाषिक चेतना लेकर के भी प्रस्तुत हुआ कि शास्त्रीयता के विरुद्ध लोक को महत्व देना, शास्त्रीयता के विरुद्ध जन सामान्य को, अभिजात्य वर्ग की अपेक्षा जन सामान्य को महत्व देना। और यही कारण था कि मध्यकालीन सभी कवियों ने शास्त्रीय भाषा को, परंपरागत भाषा को ना अपना करके लोक प्रचलित भाषा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। और मध्यकाल की कविता राज दरबारों से जुड़ी हुई कविता नहीं रही। मध्यकालीन कवि सभी जन सामान्य से उठे हुए हैं और उनका उद्देश्य जन साधारण से संवाद स्थापित करना है। क्योंकि उससे पहले हम आदिकाल की कविता देखते हैं तो वो रासो काव्य पूरा राज दरबारों में लिखा गया। दूसरी ओर जैन काव्य पूरी तरह से धार्मिक भावना से परिप्रेरित होकर के लिखा गया। परंतु मध्यकाल में आकर के, चाहे वो सगुण भक्ति की काव्यधारा रही या निर्गुण भक्ति की काव्यधारा रही, सभी कवियों ने जन साधारण से संवाद स्थापित करना अपना मुख्य उद्देश्य बनाया, जन जीवन में चेतना जगाना। और उसके लिए आवश्यक था जन जीवन में प्रचलित भाषा को अपनी भावाभिव्यक्ति का साधन बनाया जाए। तो इसीलिए उन्होंने लोक भाषा को कविता का माध्यम बनाया। और एक तीसरा मुख्य प्रयोजन था लोक मंगल, लोक कल्याण। कविता केवल राजाओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं, केवल उनके शौर्य प्रदर्शन के लिए नहीं है, केवल धार्मिक उपदेश देने के लिए नहीं है। कविता का उद्देश्य लोक मंगल भी हो, जन कल्याण भी हो। तो इसीलिए लोक मंगल के लिए आवश्यक है कि लोक भाषा में बात की जाए, लोक शैली को, लोक गीतों को अपनाया जाए। और इसीलिए मध्यकालीन कवियों ने लोक मंगल की भावना से प्रेरित होकर लोक भाषा में कविता की रचना की। अब हम बात करते हैं मध्यकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास के भाषा विवेक पर, कि तुलसीदास का भाषा संबंधी क्या विचार था। उन्होंने लोक भाषा को किस लिए अब काव्य भाषा के रूप में अपनाया, इस विषय को लेकर, इन बिंदुओं को लेकर अब हम बात करेंगे। तुलसीदास किसी भी प्रकार के पांडित्य प्रदर्शन को श्रेष्ठ नहीं मानते थे। वे पांडित्य प्रदर्शन से रहित होकर के एक विनम्रता के भाव से, निराभिमान होकर के साहित्य की रचना करते हैं। यद्यपि वे संस्कृतज्ञ हैं, काशी में रहकर उन्होंने विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया, परंतु कहीं भी वे इस अहंकार से, अभिमान से युक्त नहीं है कि वे कविता कर रहे हैं, वे बड़े कवि हैं। जो प्रवृत्ति हमें आगे रीतिकाल के कवियों में दिखाई देती है, प्रदर्शन की कविता है, चमत्कार से पूर्ण, विभिन्न आलंकारिक सौंदर्यों से युक्त भर करके, छंद के सौंदर्य से भर करके और ध्वन्यात्मक सौंदर्य से युक्त होकर के कविता में विविध उपकरणों को प्रयोग करके अपना पांडित्य प्रदर्शन करना, जो आगे हमें रीतिकाल में दिखाई देता है। परंतु भक्ति काल में, और विशेष रूप से तुलसीदास, पांडित्य प्रदर्शन से रहित होकर के
बड़े विनम्र भाव से कविता करते हैं। और वे स्पष्ट कहते हैं रामचरितमानस के बालकांड में कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। कि मेरे पास कविता का विवेक नहीं है, मुझे कविता करनी नहीं आती है। मेरे तो जो हृदय के भाव है, जो मेरा भाव है प्रभु के प्रति, जो भक्ति भाव है, उसको मैं अपने अभिव्यक्ति का माध्यम बना रहा हूँ, तो उसकी अभिव्यक्ति मैं करने जा रहा हूँ। बाकी मुझे कविता करनी नहीं आती। कवि न हो नहीं वचन प्रवीण हूँ, कि ना तो मैं कवि हूँ और ना मैं इस तरह के वचनों के वाक विदग्धता मुझ में है, कोई उक्ति वैचित्र्य मुझ में नहीं। वचन प्रवीण हूँ, सकल कला सब विद्याहीन हूँ। ये नहीं कि तुलसीदास को में कोई कवित्व शक्ति नहीं थी, कोई प्रतिभा नहीं थी। वे केवल अपनी विनम्रता, अपनी निरभिमान्यता दिखाने के लिए कहते हैं कि मैं सब कलाओं से, विद्याओं से रहित हूँ। भाषा भनिति बोरी मति मोरी भोरी, हसीबे जोग हसे नहीं खोरी। उस समय भाषा में कविता करना हास्यास्पद माना जाता था। भाषा अर्थात लोक भाषा में, भनिति कविता, लोक भाषा में कविता करना, जो कविता करता था उसकी बुद्धि भोली बुद्धि कही जाती थी, वो अज्ञानी कहलाता था, मूर्ख कहलाता था। तो तुलसीदास ने भी जब रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में प्रारंभ की, तो उस समय के जो पंडित जन थे उन्होंने इनका बड़ा उपहास बनाया, व्यंग्य किया। इनकी कविता को कई बार तो प्रतियों को फाड़ करके भी फेंक दिया गया था, उनका उपहास किया गया। तो हंसी बे जोग हंसे नहीं खोरी। भाषा में कविता करना हास्य की बात हो सकती है, हंस रहे हैं, परंतु हंसे नहीं खोरी। परंतु उनका उद्देश्य क्या है? जन से संवाद स्थापित करना, लोक कल्याण करना। तो जो उसकी उपयोगिता है वे जन भाषा में ही है। तो इसीलिए चाहे पंडित जन, चाहे विद्वान जन भाषा में की गई कविता का उपहास उड़ाए, परंतु जिस उद्देश्य को, जिस प्रयोजन को लेकर वे कविता को जन भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी उपयोगिता स्वतः सिद्ध है। तो इसीलिए पांडित्य प्रदर्शन से रहित होकर के वे कविता करते हैं। तुलसीदास भाषा में कृत्रिमता के कभी भी पक्षपाती नहीं रहे। वे कविता में सदैव सहजता के आग्रही रहे हैं, क्योंकि कविता को विभिन्न चमत्कृतियों से युक्त करके, विभिन्न उपकरणों से, विभिन्न अर्थ सौंदर्य से भर के, अनेक नए नए शब्दों का प्रयोग करके, नई नई लाक्षणिकता को ला करके, नए नए छंदों का विधान करके कविता की जा सकती है। संस्कृत से ऐसा प्रचलन चल रहा था। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं आखर अर्थ अलंकृति नाना। अनेक शब्द है, नाना शब्द है, उनके अनेक अर्थ हैं जो अलंकारों से सजाए गए हैं। अनेक छंदों में प्रबंधों की रचना की जाती है। अनेक भाव है, भाव भेद रस भेद अपारा, अपरिमित भाव है, अपरिमित उनके भेद है, रसों के अनेक भेद है। कवित दोष गुण विविध प्रकार, कविता के अनेक दोषों को, गुणों को काव्य शास्त्र में बताया गया है। शास्त्रीय विधि विधान में कविता के अनेक दोषों की, गुणों की चर्चा की गई है। परंतु उनकी कविता कैसी है, कविता कैसी हो, कविता की भाषा कैसी हो, वे स्पष्ट कहते हैं कि भाषा वे है जो सामान्य जनजीवन से संवाद स्थापित कर सके, जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब के हित हुई। सुर सरी सम, देव नदी गंगा के समान सबकी हितकारी होनी चाहिए। ऐसी भनिति, ऐसी कविता श्रेष्ठ कविता है। बाकी जो आडंबर युक्त है, प्रदर्शन से युक्त है, जिसमें कलात्मकता ही केवल महत्वपूर्ण है, वे कविता कविता नहीं हो सकती। तो इसीलिए तुलसीदास कविता को जन जीवन से संवाद स्थापित करने का एक माध्यम मानते हैं। और यही कारण है कि उनकी सभी रचनाएं, केवल मानस ही नहीं, कवितावली देख लीजिए, गीतावली देख लीजिए, कृष्ण गीतावली देख लीजिए, रामलला नाचू देख लीजिए, सब लोक में प्रचलित है
चाहे कोई शिक्षित है, कोई अशिक्षित है, सभी उनकी कविता का आनंद लेते हैं। चाहे वे किसी भी क्षेत्र का रहने वाला है, ब्रज और अवधि नहीं भी जानता है, परंतु वे भी तुलसीदास के अनेक नीति कथनों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारता है। तो इसलिए लोक में प्रस्तुत की गई, नहीं तो राम कथा तो रामायण के रूप में वाल्मीकि संस्कृत में पहले ही प्रस्तुत कर चुके थे, पर राम कथा के माध्यम से समाज को प्रबोधित करना, समाज के सामने एक मर्यादा का, शील का, शक्ति का, सौंदर्य का आदर्श रखना, एक नीति प्रस्तुत करना कवि का उद्देश्य रहा। और ये तभी सफल हो सकता था उद्देश्य जब वे लोक की भाषा में अभिव्यक्त किया जाए। तो इसीलिए कविता का मुख्य उद्देश्य वे मानते हैं कल लोक मंगल, कि जो गंगा के समान लोक हित करने वाली हो, सबका कल्याण करने वाली। तुलसीदास ने दोनों भाषाएं, मध्यकाल में प्रचलित अवधी और ब्रज, दोनों भाषाओं में काव्य की रचना की। उनकी प्रामाणिक रचनाएं 12 मानी जाती हैं, जिनमें से 6 अवधी भाषा में रचित है और 6 ब्रज भाषा में। रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछु, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये अवधी भाषा में है। और वैराग्य संदीपनी, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली, ये ब्रज भाषा में रचित है। तो उनकी ब्रज और अवधी भाषा की क्या विशेषताएं हैं, उन्होंने इन भाषा को और इनके उपकरणों को किस रूप में अपनी रचनाओं में प्रयोग किया, इस विषय में चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। आज की चर्चा अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।